हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। जो एग्जाम्पल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है ये भी हमने देखा था। पर जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमियां थी। तो उसको ओवरकम करने के लिए अब हमारे पास आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई थी 1932 के अंदर और इसको दिया था सबसे पहले एफ हुंड एंड आर एस मुलिकन ने, है ना। 1932 के अंदर दिया था एफ हुंड और आर एस मुलिकन ने। अब ये थ्योरी कहती क्या है? तो फर्स्ट पोस्टुलेट, ये सभी जो 7 पॉइंट्स है ये इसके मेन पोस्टुलेट्स हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट है इसका, मॉलिक्यूलर orbitals are formed by the combination of atomic orbitals of atoms, है ना। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे? जब दो एटम्स कंबाइन होंगे, जब दो एटम्स के ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। देखिए, सपोज कीजिए कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है ना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो यहां पर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन हुए तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां पर बना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड है द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब भैया ऐसा नहीं है कि 1s एक ऑर्बिटल लिया हमने और एक दूसरा ऑर्बिटल है वो है 2s। तो यहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि 1s और 2s इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाए और यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। यहां पर 1s के साथ में 1s ऑर्बिटल रहेगा तभी जाकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, 1s और 1s दोनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए। लिखा है कंपेरेबल एनर्जी। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि किसी को भी उठा लाए और यहां पर कंबाइन कर दिया और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, ऐसा नहीं होता है। सिमिलर एनर्जी होती है लगभग। तो 1s ऑर्बिटल जो है वो 1s के साथ में ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। 1s कभी भी 2s के साथ में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बना पाता है ना। सिमिलरली अगर हम 2s ले और एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल वो भी 2s है तो बिल्कुल यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएगा, बन जाएगा। पर यह कभी भी नहीं हो सकता है कि 1s और 2s मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना ले। ठीक है, तो आई होप सेकंड पॉइंट क्लियर है। हाँ, और दूसरा पॉइंट यहां पर यह भी है, कंपेरेबल एनर्जीज तो है ही सही, यहां पर यह कंपेरेबल एनर्जी का जो एग्जांपल है वो क्लियर हो चुका है। सेकेंड चीज है यहाँ पे है प्रॉपर सिमेट्री। अब सिमेट्री भी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर एक का जो pz है वो दूसरे के pz से कंबाइन होगा तभी जाकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, है ना। एक pz आया और दूसरा pz, तो दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे। पर यहां पर अगर एक का pz आया, एक कुछ इस तरह से आ रहा है, सपोज कीजिए कि एक ये है और एक ये इस तरह से आ रहे हैं, तो यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएगा। पर एक सपोज कीजिए कि इस तरह से आ रहा है और दूसरा ये इस तरह से मॉलिक्यूलर दूसरा इस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होगा। यानी कि सिमेट्री भी प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। अगर एक pz से आ रहा है तो दूसरा भी pz से आएगा, तभी जाकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाला है। ठीक है, तो आई होप सेकंड पॉइंट क्लियर है। कंपेरेबल एनर्जीज होनी चाहिए और प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए, कुछ इस तरह से। ठीक है, थर्ड पॉइंट है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये बात तो हमें पता ही है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो फॉर्म होंगे, है ना। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। आगे लिखा है हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनको हम शॉर्ट में BMO कहते हैं, और हाफ आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको शॉर्ट में ABMO कहा जाता है ना। जितने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें से आधे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और आधे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। खास बात यहां पर यह है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको हम सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। BMO को सिग्मा से और ABMO को सिग्मा स्टार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है द
BMO has lower energy and greater stability than ABMO। भाई बिल्कुल सही बात है, ये बात हम प्रीवियस वीडियो में पढ़कर आए हैं, देखकर आए हैं कि एनर्जी लो है तो स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, और अगर एनर्जी हाई है तो स्टेबिलिटी कम रहेगी, है ना। तो यहां पर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी लो रहती है, जिससे इनमें स्टेबिलिटी अच्छी रहती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो एनर्जी है वो हाई रहती है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ही कम स्टेबल मॉलिक्यूल। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी है वो कम रहती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना। जिस तरह से कोई एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर, सिमिलरली कोई मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पर प्रेजेंट रहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, है ना। भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं, तो मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहां रहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। तो वही बात लिखी है यहां पर, द इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे मॉलिक्यूल में, और जो एटम्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर पॉलीन्यूक्लिक, thus इलेक्ट्रॉन्स आर अफेक्टेड बाय 2 or more than 2 न्यूक्लियाई। भाई बिल्कुल सही बात है, इसको देखिए हम यहां पर एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हमारे पास कोई एक एटम है ना, ये एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो यहां का जो इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, है ना, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा। अब 2 एटम अगर हमने लिए हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं, अगर 2 एटम हमने लिए हैं, 2 एटम जब कंबाइन होकर के कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, ठीक है, कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां पर बना रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस से तो अफेक्ट होंगे ही सही, ये वाला न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करेगा। तो कहने की बात यहां पर ये है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो पॉलीन्यूक्लिक होते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं तो उसको हम पॉलीन्यूक्लिक कहते हैं, है ना। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये एटॉमिक ऑर्बिटल है दोनों, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, है ना, मोर देन 2, 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 और मोर देन 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। तो यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक से ज्यादा न्यूक्लियस से अफेक्टेड इन्फ्लुएंस रहते हैं, है ना, अफेक्ट होता है एक से ज्यादा न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखा है, ऑल द जनरल लॉज ऑफ बाउज प्रिंसिपल, हुन्स रूल एंड पोलीज प्रिंसिपल आर ओबेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हाँ अब सही है ना। तो देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सिमिलरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये डिपेंड करता है ऑफ बाउ प्रिंसिपल के ऊपर, हुन्स रूल के ऊपर और पॉलीज प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। तो ये तीनों ही जो प्रिंसिपल हैं ये हमने यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अच्छे से डिस्कस किए थे, अच्छे से पढ़े थे। तो अगर नहीं देखे हैं तो ये देख लीजिएगा किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर। वैसे ही यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उनके अंदर भी इन तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, कोई दूसरा रूल नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना। तो ये 3 बेसिक रूल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इन्हीं के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो आई होप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह से बनता है ये एक एग्जांपल से अभी हम देखने वाले हैं, किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को फील करेंगे ये भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए गाइज, यहाँ पर हाइड्रोजन के एग्जाम्पल के थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स
के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करके देखते हैं कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन का एक एटम, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम, दोनों हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन होकर के हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी 1s1 होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन्स होता है दोनों ही 1s ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का एक एटम, इसके अंदर 1s एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों ही क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं तो यहां पर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है ना। ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना। देखिए, एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो। तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है। ठीक है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां पर फॉर्म हो चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरह से फील करेंगे, देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है, तो सबसे पहले जो ऑफबाउ प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को फील करेंगे। तो ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो एनर्जी लेवल, जो लो एनर्जी लेवल है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को हम फील करेंगे। तो ये लो एनर्जी लेवल है, देखिए नीचे है ना, नीचे जा रहा है इसलिए लो एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो लोअर एनर्जी लेवल में हम इलेक्ट्रॉन्स को पहले फील करेंगे। अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन फील हो गया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहां पर फील होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ऑफबाउ प्रिंसिपल और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई हो गया है। और तीसरा जो प्रिंसिपल है, तीसरा जो रूल है वो हुंड्स रूल। हुंड क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर, एक सबशेल के अंदर सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को फील करना है, सिंगली ऑक्यूपाई होने चाहिए, उसके बाद में पेयरिंग होगी। तो यहां पर एक ही ऑर्बिटल है तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स तो यहीं पे आएंगे, है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो दोनों ही ऑर्बिटल यहां पर आ चुके हैं। तो इस तरह से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को फील करना है, तीनों जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक रूल्स है, उनको फॉलो करते हुए, है ना। और ये एक बात ये है कि ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग। तो यहां पर देखिए एनर्जी लो है, और लो एनर्जी किसकी होती है, हमने पोस्टुलेट में पढ़ा था, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी लो होती है, इसलिए ये नीचे है। और ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO, है ना। ये क्या है, सिग्मा 1s। ठीक है, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, सिग्मा स्टार 1s, है ना। इसको सिग्मा s, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार से। तो ये सिग्मा 1s हो गया और ये सिग्मा स्टार 1s हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर कर पाए होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को।